हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभाज्य कोष्ठिका की। तो बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक अभाज्य कोष्ठिका, प्रिमिटिव सेल। यदि जालक में बिंदु R तथा बिंदु R1 के सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास एक समान दिखाई देता है, तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने कहा था कि R1 तो है हमारे पास कोई स्थिति, उस स्थिति को हमने ट्रांसलेट कर दिया ट्रांसलेशन वेक्टर टी से, तो हमें जो नई स्थिति प्राप्त होती है उस स्थिति से और इस आर से हमें परमाणु जो है क्रिस्टल जो है उसका परमाणु विन्यास एक समान दिखाई देता है। तो हमने कहा R1 इक्वल्स टू R प्लस N1A प्लस N2B प्लस N3C। ए बी सी जो है ये हमारे क्या है, ये फंडामेंटल वेक्टर हैं, मूलभूत सदिश। पूर्णांक n1 n2 n3 का एक समुच्चय इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो स्थानांतरण सदिशों ए बी सी अभाज्य सदिश कहलाते हैं। अभाज्य सदिश प्रिमिटिव वेक्टर कहलाते हैं। अभाज्य कोष्ठिका को अभाज्य सदिशों द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो जो अभाज्य कोष्ठिका है इसे हम परिभाषित करेंगे इन अभाज्य सदिशों, जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं हमारे, मूलभूत सदिश हैं ए बी सी, इनके द्वारा परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। किसी त्रिविमीय जालक के लिए इन अभाज्य सदिशों से बनने वाला समांतर षटफलक पैरेललोपाइप्ड अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। तो किस प्रकार से, जैसे ये हमने कहा, ये हमारा क्या हो गया, समांतर षटफलक हो गया। हमने कहा एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसको हम रिपीट कर करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सबसे छोटा सेल बनता है इसको हमने नाम दिया है अभाज्य कोष्ठिका, प्रिमिटिव सेल। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन A डॉट B क्रॉस C होता है, अर्थात अभाज्य कोष्ठिका न्यूनतम आयतन वाला षटफलक है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है। जो एक्सटर्नल क्रिस्टल ज्योमेट्री है वो हमें प्राप्त होती है। मूलभूत सदिशों के विभिन्न विकल्पों से निर्मित अभाज्य कोष्ठिका भिन्न भिन्न होती है, परंतु इन सभी का आयतन समान रहता है, जैसा कि चित्र में द्विविमीय जालक के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो यदि हम द्विविमीय जालक की बात करें तो हमने कहा एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक ये हो गया, ये क्या है, ये भी अभाज्य कोष्ठिका है और ये भी क्या हो गई, अभाज्य कोष्ठिका। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी निकाल सकते हैं। अब इससे अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, सिमिलर हम और भी स्ट्रक्चर इसमें से, अब इसके लिए ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम और भी स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। त्रिविमीय जालक में अभाज्य कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु होता है, अतः अभाज्य कोष्ठिका में कुल 8 जालक बिंदु होते हैं जो समीप की 8 अन्य अभाज्य कोष्ठिका से बंधे होते हैं। अतः एक अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक जालक बिंदु होता है, अर्थात क्रिस्टल में जितनी संख्या में आधार होते हैं उतनी ही संख्या में अभाज्य कोष्ठिका होती है। तो हमने कहा, अभी हमने एक समांतर षटफलक बनाया था। समांतर षटफलक हम इस प्रकार से बात करें, हमने कहा एक जालक बिंदु यहाँ, एक जालक, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसके पास में इसी प्रकार की एक स्ट्रक्चर और होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे, इस एक इधर होगी, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, तो हम कितनी हो गई, अब हमने कहा इसके चारों ओर क्या हो सकती है, एक फिर इस तरफ आएगी, एक फिर इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। इस प्रकार से ये जो है अभाज्य कोष्ठिका, ये 8 अभाज्य कोष्ठिकाओं से घिरी हो सकती है। यदि हम इस पर्टिकुलर की बात करें तो इसका 8 अभाज्य कोष्ठिकाओं में क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो हमने कहा अतः अभाज्य कोष्ठिका में कुल 8 चालक बिंदु होते हैं जो समीप की 8 अन्य अभाज्य कोष्ठिका से बंधे होते हैं। अतः एक अभाज्य कोष्ठिका में यदि हम एवरेज निकालें, ठीक है, तो 8 किससे बंधे हुए हैं, 8 से एवरेज निकालें, तो एक अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक चालक बिंदु होता है, अर्थात क्रिस्टल में जितनी संख्या में आधार होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होगी, अभाज्य कोष्ठिका होती है। एक अन्य प्रकार की अभाज्य कोष्ठिका जिसे हम क्या नाम देते हैं, विग्नर सीड्स कोष्ठिका, विग्नर सीड्स सेल कहते हैं।
एक जालक बिंदु के चारों ओर विग्नर सीड्स कोष्टिका को आकाश में उन जालक बिंदुओं के बिंदु पथ से परिभाषित किया जाता है जो कि किसी अन्य जालक बिंदु की तुलना में उस जालक बिंदु के करीब होते हैं। विग्नर सीड्स कोष्टिका के निर्माण के लिए एक जालक बिंदु का चयन कर उससे पास के जालक बिंदु पर रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं के मध्य बिंदु से एक लंबवत तल खींचते हैं। इन तलों से घिरा आयतन एक अभाज्य कोष्टिका का निर्माण करता है जिसे विग्नर सीड्स कोष्टिका कहते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करें, ये हमारा जालक बिंदु हो गया। इस जालक बिंदु से हम जो इसके समीप जितने भी जालक बिंदु हैं उन पर हमने क्या किया, उनको हमने मिला लिया इस प्रकार से। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, किसी अन्य जालक बिंदु की तुलना में उस जालक बिंदु के करीब होते हैं। ठीक है, तो विग्नर सीड्स कोष्टिका के लिए एक जालक बिंदु का चयन कर उससे पास के जालक बिंदुओं पर रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये हमने रेखाएं खींच ली, जो सबसे नज़दीक हैं उन पर हमने क्या किया, उनको हमने इनसे रेखाओं से मिला लिया। अब इनका जो मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदु पर हमने एक लंब डाल दिया। सिमिलर इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, इसके ऊपर एक लंब हमने डाला, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया। तो ये जो बन रही है हमारी कौन सी, देखिए ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये जो कहलाती है, ये विग्नर सीड्स अभाज्य कोष्टिका कहलाती है। इन रेखाओं के मध्य बिंदु से एक लंबवत तल खींचते हैं। इन तलों से घिरा आयतन एक अभाज्य कोष्टिका का निर्माण करता है, इसे हम विग्नर सीड्स कोष्टिका कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एकक कोष्टिका की। एकक कोष्टिका न्यूनतम आयतन वाला वह स्वैच्छिक बहुफलक होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। अर्थात एकक कोष्टिका यूनिट सेल किसी ठोस की आधारभूत तथा सबसे कम आयतन वाली संरचना होती है। एकक कोष्टिका का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उसके जालक की सममितता, सिमेट्री ऑफ लैटिस तथा क्रिस्टल की बाह्य सममिति को व्यक्त किया जा सके। किसी भी एकक कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्राचलों की आवश्यकता होती है। इन्हें एकक कोष्टिका के अभिलक्षण गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। ये प्राचल के किनारों की लंबाई तथा किनारों के मध्य बने कोण है। इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो एकक कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ प्राचल्स की आवश्यकता होती है। इन प्राचल को हम एकक कोष्टिका के अभिलक्षण गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये प्राचल किनारों की लंबाई तथा किनारों के मध्य बने कोण होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो हमने कहा नंबर एक, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका के 3 किनारे होते हैं। इन्हें क्रिस्टलीय अक्षीय दूरी कहते हैं। इन्हें ए बी सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन्हें हम जालक नियतांक कहते हैं। एकक कोष्टिका के तीनों किनारों या अक्षों के मध्य बने कोणों को अंतर अक्षीय कोण, इंटर एक्सिस एंगल, इन्हें अल्फा, बीटा व गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बी व सी के मध्य बना कोण अल्फा से व्यक्त करते हैं। ए व सी के मध्य बना कोण बीटा से और ए व बी के मध्य बना कोण गामा से व्यक्त किया जाता है। तो हमने कहा एक हमने समांतर षटफलक बना लिया। एक बार फिर इस प्रकार से, ठीक है, ये बना लिया हमने। हमने कहा ये जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए और सी के मध्य बना कोण, ये वाला कोण जो हो गया ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा ए और सी के मध्य है तो बीटा के बराबर। बी व सी के मध्य बना कोण, बी व सी के मध्य बना कोण अल्फा के बराबर। और ए व बी के मध्य बना कोण ये वाला, ये हो गया हमारा किसके बराबर, ये हो गया गामा के बराबर। ठीक है, तो ए व सी के मध्य बीटा के बराबर, बी व सी के अल्फा के बराबर और ए और बी के मध्य बना कोण जो होगा वो गामा के बराबर होगा। एकक कोष्टिका के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तीनों अक्षीय दूरी व इनके मध्य बने कोण परस्पर बराबर हो। यह त्रिविम एकक कोष्टिका को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया। ठीक है, ये ए, ये बी, ये तो ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ए सी के मध्य बीटा, ए बी के मध्य गामा और बी सी के मध्य एंगल हो गया अल्फा। ये हमारी क्या हो गई,
एकक कोष्टिका होगी। एकक कोष्टिका की विमाई ज्ञात होने पर क्रिस्टल का सैद्धांतिक घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। तो क्रिस्टल का घनत्व रो इक्वल्स टू एकक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का आयतन। तो द्रव्यमान हो गया एम एन अपॉन वी, एम ए एन अपॉन एन ए वी। ठीक है, जो m था इसको हमने डिनोट कर दिया एम ए अपॉन एन ए से, जहाँ n एकक कोष्टिका में कणों की संख्या है, m कण का द्रव्यमान है, एम ए अणुभार हो गया और एन ए अवोगाद्रो संख्या हो गई, v एकक कोष्टिका का आयतन है। प्रत्येक क्रिस्टल में अभाज्य कोष्टिका भी होती है। सभी एकक कोष्टिका अभाज्य कोष्टिका होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अभाज्य कोष्टिका एकक कोष्टिका हो, क्योंकि अभाज्य कोष्टिका में औसतन एक ही जालक बिंदु होता है, जबकि एकक कोष्टिका में एक से अधिक चालक बिंदु हो सकते हैं। अतः सभी अभाज्य कोष्टिका एकक कोष्टिका नहीं होती है। ठीक है, तो अभाज्य कोष्टिका एकक कोष्टिका नहीं होती है। यह जरूरी नहीं है कि सभी अभाज्य कोष्टिका एकक कोष्टिका हो, परंतु जो एकक कोष्टिका होगी वो अभाज्य कोष्टिका जरूर होगी।